खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एमपी और छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकारों की देखा देखी अब आसाम की बीजेपी सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले पर मुहर लग गई है, पर यहां राहत उतनी बड़ी नहीं होगी। यहां तय किया गया है कि किसानों के कर्ज का 25% माफ करेगी सरकार, वो भी सिर्फ 25,000 तक। आज ही राहुल गांधी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा 6 घंटे में पूरा करने की बात कहकर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था जब तक हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ नहीं करवा दूंगा तब तक पीएम मोदी को सोने नहीं दूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कर्ज माफी पर किसानों का साथ मिलने के बाद क्या इस मुद्दे पर 2019 की बिछ गई है बिसात। आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादा किया उसे वफा करने की जानिब गामजन है। कांग्रेस किसानों का कर्ज मुआफ करने के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरसर-ए-इक़्तिदार रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज मुआफी का ऐलान कर दिया है, जबकि राजस्थान के हवाले से कुछ रुकावटें तो आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के सदर राहुल गांधी अपने वादों पर कायम हैं। इनका कहना है कि जल्द ही राजस्थान में भी किसानों का कर्ज मुआफ किया जाएगा। इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी सख्त तनकीद करते हुए खुद को किसानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताया। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। कांग्रेस ने जहां किसानों के कर्ज माफी की बुनियाद पर मिशन 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को 5 रियासतों में शिकस्त के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ज़राअत के ताल्लुक से मखसूस कमेटी क्रेडिट स्विस ने अहम ऐलान किया है। क्रेडिट स्विस का कहना है कि मरकजी हुकूमत ज़राअत के मैदान में कर्ज माफी का कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकती। 31 मार्च 2018 को जो कर्जधारी थे और फसल ऋण के रूप में जिसने कर्जा लिया है, अल्पावधि योजना में लिया है, केवल उन्हीं का कर्ज माफ करने की बात कही है। गांव, देहात, खेती और किसानी अब घाटे का सौदा बन गई है। किसान कर्जे में हैं और उसी में दब करके आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं, और आत्महत्याओं की गति यूपीए और एनडीए की सरकार में कम होने का नाम नहीं ली। लिहाजा हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और उनके सवालों को प्रथमता के साथ रखती है और हमें प्रसन्नता है। कांग्रेस ने एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कर दिया है, जिससे जाहिर है कि कांग्रेस किसानों की तय हमदर्दी का इजहार करके पार्लियामानी इंतखाबात में जीत की राह हमवार कर रही है। देखना अहम होगा कि 5 रियासतों में शिकस्त के बाद बीजेपी क्या लाहेअमल तैयार करती है या अपने हिंदुत्व के इशू पर ही मिशन 2019 में उतरने का फैसला करती है। तो बड़ा सवाल यही है कि कर्ज माफी पर किसानों का साथ क्या 2019 की बिछ गई है बिसात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। विजय सरदाना साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुरू कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ ही साथ आरएसएस के सपोर्टर भी हैं। इसके अलावा किसान लीडर हरनाम सिंह साहब भी आज इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर आज हम बात करने बैठे हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ करने के बाद आज पीएम मोदी पर हल्ला बोला और कहा कि हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज जब तक माफ नहीं हो जाता तब तक मैं पीएम मोदी को सोने नहीं दूंगा, क्या उसी का असर है क्या कि हम लगातार देख रहे हैं अब ये आसाम से भी खबर आ गई, आसाम में बीजेपी की सरकार है,
वहां पर भी कर्जा माफी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि लिमिट जो है वो काफी कम रखी गई है, 25,000 तक। मध्य प्रदेश में वो 2 लाख है। देखिए समीर, 2018 चल रहा है। हमारा देश 47 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान बन गया। सभी संवैधानिक संस्थाएं 1950 से काम करना शुरू कर चुकी हैं और 68 साल बीत गए। मुझे लगता है कि भाजपा और इसके नाते और उसके नाते पक्ष रखने की बजाय हमें एक बेसिक सवाल यहाँ पे मैं रखता हूं, और मुझे लगता है कि सभी यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं, सरदाना साहब बैठे हैं, वो इसको जरा गंभीरता से सोचे, और हमारी पार्टी भी सोचे रही है, और सब लोग सोचना चाहिए। किसान की लागत अगर 10 रुपए आएगी, मान लीजिए वो आलू किसान पैदा करता है जिसकी लागत 10 रुपए आती है, तो उसको पहले 10 रुपए भी नहीं मिलता था, हमारी सरकार में अब उसको 15 रुपए मिलेगा। लेकिन वही 10 रुपए किलो की 15 रुपए किलो में जब एक व्यक्ति उसको आलू को खरीदेगा, उसका चिप्स बनाएगा, तो वो 300 रुपए किलो में बेचेगा। ये बात अब हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि किसानों का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। किसान भी इंसान है, किसान भी धूप और पसीने में काम करते हैं, तो हमें इसमें एक तारतम्यता लानी पड़ेगी कि क्या बात है कि एक व्यक्ति 20 रुपए किलो आलू खरीद के 300 रुपए किलो चिप्स बेचे, एक व्यक्ति 10 रुपए लागत आए तो केवल 15 रुपए में बेच पाए। मुझे लगता है इसके बीच में एक जरूरत आ गई इसको समझने की, इसको साइंटिफिकली एड्रेस करने की। अभी हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को, हमने जो उनकी सुझाव थे उसको लागू किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन अश्विनी जी लागू कहां हुआ? जो इस बारे में अलग अलग तरीके की अपनी राय दे रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड अगर लागू हो जाती तो मुझे लगता है कोई किसान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होता। वो लागू नहीं हो पाई है। C2+50 का जो वादा था वो आपकी सरकार ने पूरा नहीं किया है। और क्या मैं ये मानूं कि इसी के चलते आज किसानों की ये दुर्दशा हो गई कि भाई 5 सालों में भी कुछ खास कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर भी उतरना पड़ा है, और कांग्रेस की सरकारें ये वादा करके जमकर वोट भी बटोरती हुई नजर आ रही हैं कि भाई हम सत्ता में आए तो हम कर्ज माफी कर देंगे, और उन्होंने करके दिखा भी दिया। कांग्रेस का यही तरीका रहा है देश में शासन करने का। पहले किसान को गरीब बनाओ, किसान को ऐसी हालत में कर दो कि वो अपना बिजली का बिल भी न जमा कर पाए, किसान को ऐसा बना दो कि भूखमरी के कारण वो एकदम भूखमरी कगार पे आ जाए और आत्महत्या कर ले। उसको खाद मत दो, उसको बिजली मत दो, उसको पानी मत दो। देखिए, मैं इलाहाबाद का हूं, एक किसान परिवार से हूं, मेरे घर में अभी भी खेती होती है। बेसिक नीड होती है किसानी की समीर। उसको खाद चाहिए टाइम पे, उसको जब फसल को पानी देना है तो बिजली चाहिए, ये एक उसकी बेसिक जरूरत होती है। आज तक कभी भी कांग्रेस ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार जहां जहां पे आई, मध्य प्रदेश में आई, अभी यूपी में आई, जहां पे भी आई, सबसे जो पहला काम किया कि किसान को टाइम पे जब उसको चाहिए खाद मिल जाए, और जब उसको सिंचाई के लिए साधन उसको मिल जाए, उसको बिजली पर्याप्त मिल जाए। मुझे लगता है कि अब हमें ये कर्ज माफी से बाहर आना पड़ेगा। कब तक किसान को हम गरीब बना के रखेंगे? बीजेपी के सवालों पर आपका जवाब चाहिए, क्योंकि अभी तो कांग्रेस का ये आइडिया सुपरहिट होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई किसान बहुत खुश हैं, और किसानों की कर्ज माफी का आपने ऐलान कर दिया, 6 घंटे में ऐलान हो गया, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारों पर भी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो अंग्रेजों का तरीका है, पहले हालत बदतर कर दो, उसके बाद कर्जा माफी करते रहो, कि एहसान कर रहे हैं। अब अश्वनी जी किसान बेटे हैं, अब यही कहेंगे। अब पता नहीं कौन से किसान के बेटे, हम नहीं जानते। अश्वनी जी को मुबारक हो अगर अश्वनी जी को ये नहीं मालूम है अगर किसान के बेटे होते कि पूरे देश में 6,40,000 गांव हैं, उसमें से 6,28,000 गांव में तो कांग्रेस ने बिजली पहुंचाई। तो अब बिजली किसने 18,000 गांव में बिजली पहुंचा करके डुगडुगी बजा रहे हैं। असल में मदारी है ना, डमरू बजा। क्या बात कर, खैर अपनी जगह पर है। अगर इन्होंने ही किसानों के कर्जे, इन्होंने अरे भैया आपने तार बिछा दिए, बिजली नहीं दिया आपने। तो आज की डेट में असम में ये देखिए। अब समीर भाई इनसे कहिए जरा 2 मिनट चुप रहे। ठीक है, हाँ, एक एक करके सारे लोग आज एक एक करके बोले। अब दूसरी हाँ जी दूसरी बात, जो किसान का मुद्दा है ना, किसान के मुद्दे पे कांग्रेस ने भी जो गलती की है मैं वो भी मानूंगा, बहुत साफ सी बात है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि आज की डेट में वर्तमान में कर्जा माफी एक टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ नहीं है।
और मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है सरकारों से, राहुल जी से और सारी सरकारों से, नरेंद्र मोदी जी से भी, किसानों को पर एकड़ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जे चाहे पर एकड़ मिले, 2000 मिले, 4000 मिले, 8000 मिले, पर छमाही मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अन्न उगाता है। कम से कम इतना पैसा उसको हर छमाही जरूर होना चाहिए उसकी पर हेक्टेयर पर एकड़ पर, जो सरकार चाहे, राज्य चाहे, केंद्र चाहे, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और आगे आने वाले दिनों में ये होगी। मैं ये भी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तब जाकर के किसान कर्ज के ट्रैप में नहीं फंसेगा। जो लोग किसानी करते हैं वो इस तरीके की असंवेदनशील बात कभी नहीं कर सकते कि किसान को हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर 10 रुपए की लागत के किसान को 15 रुपया दे दीजिए ना अश्वनी जी, तो किसान आपसे कुछ नहीं मांगेगा, भले ही आप 300 रुपया बेचिए। लेकिन 10 रुपया का 8 रुपया देते हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के नाम पर आप बेवकूफ बनाते हैं। बात आप समझिए, अगर आप 1.5 गुनी लागत दे दीजिएगा तो किसान हमारे दरवाजे नहीं आएगा अभी तक ही। आप समझिए बात को। असलियत यह है कि आज भी पूरी नहीं हो पाई। अब मैं बताऊं आपसे, 1952 से लेकर के आज तक 5 करोड़ हेक्टेयर थी भूमि, कांग्रेस ने 14 करोड़ हेक्टेयर करके दी। आप समझिए। अब मैं आपको बता, सुन लीजिए, आप सुनिए। पहले पर हेक्टेयर जो उपज थी, हरनाम भाई बैठे हुए हैं 1950 में, और आज उस पर हेक्टेयर उपज कम से कम 3 गुनी बढ़ गई है। ऐसी बात नहीं है, प्रथम हरित क्रांति के बाद, प्रथम दुग्ध क्रांति के बाद सब काम किए, लैंड एक्विजिशन के बिल के बाद आपने तो 5 काले कानून ले आए थे आप, लेकिन हमने वो नहीं लागू होने दिए। उसके बावजूद भी किसान को जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, क्योंकि 1967 में 1 क्विंटल गेहूं बेच करके 1 तोला सोना आता था। आज की डेट में किसान को 15 क्विंटल गेहूं भी नहीं, 20 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ती है, तब 1 तोला सोना आता है। यह मार्केट का रेशियो है। तो यह रेशियो जब तक बराबर नहीं आएगा, जब तक मार्केट यह रेशियो नहीं करेगी, तब तक किसान की हालत ठीक नहीं होने वाली है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, लेकिन किसानों की हर दुर्दशा हुई क्यों? इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है कि आज कर्ज माफी करनी पड़ रही है और कर्ज माफी के तौर पर एक फौरी राहत देने की कोशिश की जा रही है? और इसको भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, इससे गलत कोई नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि आज उन्हें इस फौरी राहत की जरूरत है, ये जानते हुए भी हम सबको कि परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है, हो भी नहीं सकता। देखिए समीर साहब, आपके सवाल पे आने से पहले मैं अश्वनी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वो इलाहाबाद से हैं। मैं उन्हें ध्यान दिला दूं कि वो इलाहाबाद से नहीं है, अब वो प्रयागराज से हैं। तो हम समझते हैं कि बीजेपी को तो यह ख्याल रखना ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पूरी लागू करा दी, जो कि बिल्कुल गलत है, और आपने इनको बताया कि कैसे गलत है। और मतलब आप झूठ पर झूठ मत बोलिए। फिर आपने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की चाल चलती है। मैं ये कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप 15 साल से थे ना, आप केंद्र की सरकार तो पिछले 4.5 से चला रहे हैं ना, तो ये आपकी नीतियों के कारण होंगे कि किसान की जो आत्महत्या की जो रेशियो है पिछले 4.5 साल में 30% बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। यानी कि आपकी नीतियां बिल्कुल जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। आप जो बार बार नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं, आपने यूरिया की क्वांटिटी घटा दी और आपने प्राइस कम कर दिए। तो जितना जनता को भ्रमित कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 साल से आपकी सरकार चल रही है। जिस तरह से मंदसौर में आपने किसानों पर गोलियां चलवाई, तो उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं आपको उठाना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जब उद्योगपतियों के एनपीएज माफ करती है, वो उनको एनपीए बना देती है, तब तो इनको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले कहा ही जाता था कि व्यापारियों की पार्टी है। तो जब किसानों का कर्ज माफ होता है तो इनको बड़ा दर्द होता है, और उस पर तरह तरह के जो है वो कारण बताए जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर 4.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों के एनपीएस बनाकर सरकार माफ कर सकती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने 2009 में जो दिया था 72,000 करोड़ रुपए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो किसानों से मिल सके। मुझे आज तक की हिस्ट्री में बताइए। झूठ का जवाब देना जरूरी है। सरदाना साहब ये बताइए कि वाकई आप तो सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने वाले हैं, तो आपसे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? इस पर वोट तो मिल जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत फायदा हुआ इस ऐलान के बाद कि भाई हम सत्ता में आए तो हम किसानों की कर्जा माफी कर देंगे। किसान अपनी फसल रोक कर बैठा हुआ था, मंडी में नहीं दे रहा था, और उसका नतीजा अब हमें देखने को भी मिला। अब किसानों में खुशी भी देखी जा रही है एक तरह से इन स्टेट्स में। लेकिन इस बीच सवाल ये
कि भाई ये कहीं चुनावी मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा, या फिर वाकई इस फौरी राहत से, इस कर्ज माफी के बाद किसानों की हालत सुधरेगी, ये उम्मीद करें, वो वापस खड़ा हो पाएगा? देखिए, दो मुद्दे हैं जिस पे ध्यान देने की बात है। हाँ, सबसे पहला मुद्दा तो है कि क्या खेती जो है, क्या एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस देश में या नहीं है। हाँ, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग, कंटिन्यूस लॉस मेकिंग एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते। और अगर आज किसानों की हालत खराब है तो उसका कारण ये है कि किसानों के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट है, जो सरकारी कानून है, जो सरकारी पॉलिसीज हैं, सब कुछ होने के बाद भी किसान जो मेहनत करता है उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ। तो सबसे पहले तो सरकार को इस पूरे ढांचे को रीलुक करना पड़ेगा कि हमारी ऐसी कौन सी खराब पॉलिसीज हैं जो किसानों को बार बार गरीबी में, बार बार कर्जे में धकेल रही हैं। क्योंकि कारण तो वही है। अगर आपके सिस्टम काम नहीं कर रहे, पॉलिसीज काम नहीं कर रही, आपके एपीएमसी के जो कानून हैं, जो आपके जो भी कानून हैं, हाँ, कहीं तो गड़बड़ है, तभी तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या सरकारें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या ये पूरे सिस्टम का स्टेट लेवल पे आमूलचूल परिवर्तन करेंगी टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल? पहला सवाल ये। अगर ये नहीं करती और लॉलीपॉप इधर उधर देती हैं तो दोनों की नीयत साफ नहीं है, पहली बात। अब आते हैं बात जो सवाल आपने किया कि क्या कर्ज माफी से काम चलेगा। भाई सीधी सी बात यह है कि जब यूपी का रिजल्ट आया था, आप ही के स्टूडियो में मैंने एक बात कही थी, आज के बाद जितने इस देश में चुनाव होंगे उसकी पहली लाइन होगी, मैं कर्ज माफ करूंगा। आज आप सारे इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, यही एजेंडा है। तो कुल मिला के ये हुआ कि आने वाले चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो हैं उनमें कोई फर्क नहीं होगा। कोई कहेगा मैं 5,000 की साइकिल फ्री दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं मॉडल बदल के 4.5 वाली दे दूंगा, लेकिन फ्री सब बांटेंगे। क्योंकि और इसका सबसे बड़ा खामियाजा और फायदा क्या होगा कि आपको किसी का मैनिफेस्टो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब एक ही बात कर रहे हैं। एक आधा कोई इमोशनल मुद्दा अलग हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये लॉलीपॉप काम आएगा? किसान कहता है यार भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो दो। हाँ। और जो दे रहा है उससे ले लो। हाँ। और उसको भी पता है कि इससे भला नहीं होना। हाँ। तो किसान इतना हतोत्साहित है, उसको दोनों पे भरोसा नहीं है। वो कहता है यार जो दे वही ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ना तो उसने डेवलपमेंट किया ना इसने किया। ठीक बात। हरनाम सिंह साहब, तो वही की वही है। हरनाम सिंह साहब, देश के किसानों की वाकई यही हालत है क्या, जिसका जिक्र अभी सरदाना साहब ने किया कि भाई जो फौरी राहत दे रहा है वही अच्छा है, वही बेहतर है? आपको अच्छी लगी ये बात जब राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने आकर कहा कि देश के किसानों का कर्जा जब तक माफ नहीं करा दूंगा नरेंद्र मोदी से, तब तक पीएम को सोने नहीं दूंगा? समीर जी देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने किसानों को छला है आजादी के बाद में, वाकई में अगर किसानों के लिए कोई नीति बनाई गई होती तो आज इस चर्चा में हम ना बैठे होते और कुछ डेवलपमेंट की बात कर रहे होते। कृषि प्रधान देश में किसानों की ये हालत, जहां 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या पिछले दिनों किया। आज पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों के पास एक मुद्दा है कि किसान के कर्ज माफ करने की बात कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आजादी के बाद जब से ये राजनीति आई है, किस किसान ने कहा कि हमारा कर्ज माफ कर दो? हम तो नहीं कहते हमारा कर्ज माफ कर दो, लेकिन आपने हमको उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया कि हम आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, हम कर्ज माफी की बात भी कर रहे हैं। जिस देश में अनाज बेचने के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ती हो, जिस देश में खाद बीज लेने के लिए लाठी खानी पड़ती हो, उस देश के किसान का भविष्य परमात्मा के हाथ है, इस देश के राजनीतिक दलों के हाथ में नहीं है। देखिए, आज 1200 रुपए क्विंटल से ज्यादा क्रय केंद्र पर धान बिक नहीं रहा है। अक्टूबर का महीना बीत गया, नवंबर, आज 18 नवंबर है। जो अक्टूबर में पिछले साल किसान ने गन्ना बोया था, उसका गन्ना जा नहीं रहा है। पिछले सभी चीजों में महंगाई आ गई,
लेकिन प्रदेश के गन्ना किसानों को 10 पैसे नहीं बढ़ा के दिए गए। हमें कोई सरकार आती है कंप्यूटर देती है, कोई मोबाइल देती है, कोई कर्ज माफ करती है। क्या ईमानदारी से आज इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, क्या ये हमारी समस्या का समाधान है? क्या 100 रुपए में 20 रुपए कर्ज माफ करने के बाद हम राहुल जी ने किया दावा कर रही है कि भाई 2022 तक हम तमाम ऐसी पॉलिसीज लेकर आए हैं कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। आपको लगता है हो पाएगा इस हालत में? 5 साल में मतलब कुछ तो बदलाव नजर आया होगा ना, अगर 2022 में दोगुनी होने जा रही है तो। समीर जी, जिस देश के प्रधानमंत्री पिछले 4.5 साल में किसान नेताओं से, किसानों से न मिले हों, वो 2022 में क्यों कह रहे हैं? अभी तो 19 में जब वो आएंगे तो 2000 की 22, अभी 22 तो आया ही नहीं, अभी 19 में चुनाव होंगे, वो बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो कर्ज माफी के नाम जवाब दीजिए, आम किसान जो है वो भरोसा कैसे करे? जो कहा जा रहा है उस पर भरोसा कैसे करे? सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जाता है भाई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमने लागू कर दी, क्रेडिट भी आप ले रहे हैं लेकिन कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है जमीन पर किसानों को, किसान वहीं के वहीं हैं। 2022 में आय दोगुनी करने की बात हो रही है और आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, ये जानते होंगे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने आकलन किया है कि अभी इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो 40 साल बाद ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो, और बात 2022 की हो रही है। समीर भाई, आज हमें देखना होगा कि आखिर हमारे देश के कृषि और छोटे और घरेलू उद्योग इतने खराब स्थिति में क्यों हैं और तहस नहस होने के कगार में क्यों हैं। मैं सारी बातें जो रखूंगा आज एज अ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से रखूंगा और व्यक्तिगत राय होगा मेरा ये। मैं मानता हूं कि हमारे देश के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो छोटे उद्योग घराने हैं उसको एज ए सेपरेट एग्रो इंडस्ट्री के हिसाब से घोषित करने की आवश्यकता है। जब तक आप इस तरह से एक कदम नहीं उठाओगे, दूरगामी कदम या फिर एक ऐतिहासिक कदम नहीं उठाओगे, इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। एग्रो इंडस्ट्री के हिसाब से आप अगर इसको घोषित करोगे तो इसके जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरिट्स डीमेरिट्स जो है सारी चीजों को उसी हिसाब से तो ये मौजूदा सरकार क्यों नहीं कर पाई? इतने भारी मैंडेट के साथ आई हुई सरकार जब नहीं कर पा रही है तो फिर कैसे, किससे उम्मीद की जाएगी? नहीं, मेरा इस मौजूदा सरकार से ही उम्मीद है और मेरा सारे पॉलिटिकल अब तो गुजर गए 5 साल, अब 4 महीने बचे। नहीं, आप जनवरी में अंतिम बजट है और उस दौरान भी मेरा अपेक्षा रहेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब चुनावी बजट से उम्मीद है गंभीरतापूर्ण सोचे और इसको ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करे। मैंने लगातार कहा है, जब भी आर्थिक विषय पे चर्चा हुई है आपके चैनल पे भी या फिर दूसरे जगह पे, मैंने हमेशा कहा है कि एग्रीकल्चर के लिए एक सेपरेट बजट की आवश्यकता है और वो आज मैं दोबारा दोहराता हूं कि एक राष्ट्रीय परिपक्ष में सेपरेट बजट की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, ये भी मेरा पर्सनल व्यू है। मैं समझता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ प्लस 50%, ये गंभीरतापूर्ण सोचने की आवश्यकता है और इसको लागू +50 है ना। हाँ, और इसको लागू करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि हर कोई ये कहता है लागू करने की बहुत जरूरत है, राजपूत साहब भी कहेंगे, अश्वनी जी भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। समीर भाई एक छोटा सा और टिप्पणी कर दूं यहाँ पे, कर्ज माफी कोई रास्ता नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा करते हो कि किसान दलदल की स्थिति में चले जाए और कर्जे में डूब जाए? कर्जाई होने मत दो ना, वो नियत होनी चाहिए और वो नीति होनी चाहिए। मैं शिवधारी को सुन रहा था आज कि हमने तो मतलब 6 घंटे में कर्जा माफ कर दिया। अरे जनाब, 6 घंटे में तो आपने कर्जा माफ किया, 60 साल की जो आपकी नीति रही है ना, वो ही किसान को इस दलदल के परिस्थिति में, और अभी जो 5 साल की नीति उस पर नहीं कहेंगे आप? उस पर नहीं कहेंगे और 5 साल की नीति तो 5 साल बाद अपेक्षा होगा। पर नरेंद्र मोदी जी की जहां बात आती है, उन्होंने लगातार कहा है कि चुनाव से पहले, 19 के चुनाव से पहले बाकायदा रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे और उस रिपोर्ट कार्ड में एडिशनल आप क्या ऐड होता है वो भी देखने की विषय मतलब है। अभी भी आपको किसानों के लिए कुछ बड़ा होने की उम्मीद है? मुझे उम्मीद जरूर है और इसी मौजूदा सरकार से ही मुझे उम्मीद है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर
और कमलनाथ का एक और बयान जिसमें वो मध्य प्रदेश में नौकरियां कम होने के लिए यूपी बिहार वालों को भी जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी उस पर भी बात कर लेंगे। तो क्या 2019 के लोकसभा चुनावों की बिसात कर्ज माफी के मुद्दे पर बिछने जा रही है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, क्या इस बार आप कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलते हुए देख रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं दबाव भी एनडीए पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब खबर यह भी आ रही है कि भाई जेडीयू और एलजेपी, दो बड़े घटक दल एनडीए के, दोनों ने यह डिमांड कर दी है कि जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफी पर मोदी सरकार फैसला ले। तो जो राहुल गांधी का दबाव था, आज जिस अंदाज में वो मीडिया के सामने नजर आए, पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा सोने नहीं दूंगा तुमको चैन से जब तक वो ये कर नहीं देते, तो वो तो फिर होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो आपके सहयोगी भी कह रहे हैं हां कर्ज माफी करो। देखिए समीर, पहली बात तो आप इतनी कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ फैक्ट रखना जरूरी है। हाँ, जब तक आप बीच में हमारे एक साथी ने बोला था कि बिल्कुल जब तक आप रिफॉर्म नहीं करोगे इस पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। और पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने वही रिफॉर्म करने की कोशिश किया है। हर एक ब्लॉक पे एक लैब बनाना कि कम से कम सारे किसानों को ये पता हो कि उनकी खेती में क्या अच्छा पैदा हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी मिट्टी है जहां अरहर की खेती अच्छी हो सकती है, किसान को पता ही नहीं है, वो बार बार उसमें गेहूं बोएगा तो फसल कम होगी, पैदावार कम होगी, ये दिक्कत बनी हुई थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप गांव के बीच से अच्छा सा सड़क गुजार दीजिए, आप हर थोड़ी दूर पे एक उनका टेस्टिंग लैब बना दीजिए जहां वो किसान पता चल सके कि इसमें कौन सा बीज अच्छा होगा, कौन सी इसमें मिट्टी है किसकी ज्यादा उपयुक्त है, उसको टाइम पे अगर पानी मिलता जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम बीज के बिचौलिए खत्म कर दीजिए। हमारी पार्टी ने पिछले 5 साल में यह प्रयास किया है कि जो बीच के बिचौलिए हैं उनको मिनिमाइज कर दिया। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन उनको मिनिमाइज कर दिया है। जहां जहां पे सरकारें हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में खरीदारी की जा रही है। जो मंडियों पे भ्रष्टाचार चलता था, मैं आप कुछ अभी पिछली सरकार की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं। पिछले सरकार में यह होता था कि किसान मंडी पे लेके अपना आता था, अपने उस पे बांध के रिक्शे पे या जिसपे ट्रैक्टर से बांध के ले आता था। सरकारी अधिकारी खरीदते नहीं थे, उसको मजबूर होके 100 रुपए कम, 150 रुपए कम, 200 रुपए कम वहीं दलाल को बेचना पड़ता था। ये वहीं पे रहते रहते होता था। एटलीस्ट वो सारी व्यवस्था खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है हमारी सरकार ने जो करप्शन खत्म किया उससे किसान को बहुत फायदा हुआ। जो जब लगातार उसको पर्याप्त बिजली मिल रही है, कितना फायदा हुआ हरनाम सिंह साहब बैठे बताइए जरा। समय पे जो खाद हरनाम सिंह साहब बताइए कितना फायदा हुआ, उसके बाद राजपूत साहब से रिएक्शन ले लूंगा। पहले आप बोलिए भैया। देखिए ऐसा है जो ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने सॉइल टेस्ट किया, ये जितने दावे कर रहे हैं सॉइल टेस्ट की, जब यहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी उसका गाड़ियां गांव को भेज रहे थे, इसी लखनऊ शहर में वो जाके गलियों में जाकर गाड़ी खड़ी हो गई। सॉइल टेस्ट आप हमें बताओगे? मैं किसान का बेटा हूं, हमसे ज्यादा आप बता दो कितने आपने लैब बनाए हैं भाई, कहीं बता दो कितने लैब बनाए हो आप। ब्लॉक स्तर पे क्या काम है आपने किया है? और जो बता रहे हो कि पिछली सरकार, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, जब खराब ऐसी कोई ब्लॉक नहीं है जहां पे लैब नहीं बनी है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कोई ब्लॉक नहीं है जहां पे लैब नहीं बनी है। कहने को कुछ लो, एक नाम बता दो ब्लॉक। आप ऐसी कोई ब्लॉक बता दीजिए जहां पे लैब नहीं है। नाम बता दो मुझे। अरे आप मुझे एक ब्लॉक का नाम बताइए, लखनऊ। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे एक ब्लॉक का नाम बताइए जहां पे नहीं है। अरे मैं आप बताइए किस ब्लॉक में नहीं है, मैं आपको कल बताता हूं। लखनऊ की आप मुझे एक ब्लॉक का नाम बताइए। अरे आप कल नहीं अभी बताओ। अरे आप केवल हवा में बातें कर रहे हैं। आप टीवी मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे उस ब्लॉक का नाम बताइए जिस ब्लॉक में हमें लोग जानते हैं। आप टीवी पे बातें करिए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप इस लखनऊ की सदर तहसील, मुझे एक ब्लॉक बताइए जहां पे लखनऊ की सदर तहसील का बताइए लैब कहां पे बना है। मैं आपको चुनौती देता हूं। अरे आप लखनऊ में सदर तहसील ब्लॉक का नाम बताइए जहां पे लैब नहीं है।
अरे लखनऊ की चलिए ठीक है, लेकिन अश्विनी जी जो बातें आप कर रहे हैं वो आइडियाज बहुत अच्छे हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ग्राउंड पर हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए किसान परेशान है। आप हरनाम सिंह से नहीं किसी और किसान से भी पूछिएगा तो वो भी यही बात कहता हूं इम्प्लीमेंटेड है। 20 घंटे बिजली हमारी सरकार दे रही है, बिचौलियों को हमने खत्म किया, टाइम पे हम बिजली दे रहे हैं, टाइम पे पानी दे रहे हैं, टाइम पे खाद दे रहे हैं और टाइम पे बाकायदा लैब हो रही है। ठीक है मिर्ची उनको लगी जो दलाली करते थे, वो किसानों को मिर्ची लगी जो किसानों की दलाली करते थे। क्या इसे आप अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि भाई जेडीयू आपने जिस तरह से कर्ज माफी का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया उसे अमल में भी ले आए, अब जेडीयू और एलजेपी जो है वो भी यही डिमांड कर रही है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से। जो चिराग पासवान साहब हैं, एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि भाई देखिए कर्ज माफी पर अब सीरियस डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। कई किसान साथी कर्ज के बोझ तले दबे हैं और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने की जरूरत है, हालांकि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यानी हालत इतनी बदतर है कि अभी पहले उन्हें कर्ज माफी से हमें फौरी राहत देना होगा, उन्हें बचाना होगा, उनकी जान बचानी होगी, उसके बाद पॉलिसीज जो है उन्हें इंप्लीमेंट कराना होगा। क्या आप मानते हैं ये वक्त है वो? हम देखिए, बिल्कुल, मैं समीर भाई आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, 3 बातें हैं, थोड़ा क्योंकि किसान का बेटा हूं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा जी। 3 बातें, चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, जो भी किसान के कर्ज माफी की बात करेगा हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पॉलिसी बननी चाहिए। और खाली कर्ज माफी ही नहीं, कर्ज माफी के बाद का जो परमानेंट सोल्यूशन है C2+50, जितनी जल्दी हो सके जो सरकारें कर सके वो करें। C2+50 कर देंगे तो निश्चित तौर पर किसान को इसकी जरूरत नहीं होगी। और दूसरा मेरा अश्वनी जी से विनम्र अनुरोध है कि किसान को बेइज्जत करना बंद करें, किसान को इस तरीके से बेइज्जत न करें कि उसे अपनी जमीन का नहीं मालूम है। अब मैं तीसरी बात, शुभ्र कमल दत्ता जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनका भी बड़ा सम्मान है, मैं इनको एक चीज और बता दूं, किसान को इंडस्ट्रियल उस पे मत लाइए, चूंकि ये सरकारी चाहती है कि किसान एग्रो इंडस्ट्री में आ जाए और उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भी लागू कर दें। आप तो किसान को गले में पहले फंदा डाल रहे हैं और उसके बाद उसको कस दे रहे हैं। थोड़ा सा किसान की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। किसान जो है किसान उद्योगपति नहीं है, इस बात को आप समझिए। हरनाम सिंह जी से पूछ लीजिएगा, अगर किसान उद्योगपति होता, कांग्रेस किसान को लगातार कर्जदार बना के रखना चाहती है। अश्वनी भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चाहते हो कि किसान हमेशा गरीब बना रहे, अगर सुनने की आदत राहुल गांधी का राहुल गांधी किसी पैसा लेके क्या इस बात को दरकिनार किया जा सकता है कि अभी फौरी राहत की जरूरत है देश के किसानों को? किसान के मरता तो नहीं छोड़ा जा सकता ना देश के अन्नदाताओं को। दिया हुआ है यही के भारतीय जनता पार्टी में करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, ये निर्लज्जता ना करे, यही के ये नीचपन ना करे। फिरोज गांधी की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने पड़बाबा का नाम बता दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आप नीचपन कर रहे हो। अरे कहाँ बात है आप लोग, फिरोज गांधी कहाँ से आ गए इसमें? एक मिनट, मुद्दे पर भाई सच्चाई ये है। अरे समीर, मैं अश्वनी से कह रहा हूं कि किसान के मामले में ये इस वक्त पूरी निर्लज्जता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आपकी बहस को डिरेल करना चाहते हैं, क्योंकि किसान के मुद्दे पर इनके पास कुछ है नहीं। ये झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, प्रपंच करते हैं और कपट करते हैं। किसान इनके राजपूत पैसा नहीं है। आपने जो सवाल उठाया डॉक्टर दत्ता ने जो बातें कही उस पर आपने सवाल उठाया, उस पर जवाब ले लीजिए। अश्वनी जी एक मिनट, ये थोड़ी इस तरह की बातें जो है ना, ये चुनावी रैलियों तक के लिए आप छोड़ दीजिए प्लीज। आप एहसान क्यों दिखाते हो? आज थोड़ा हम सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं, हम कर लें थोड़ी बात। इन्हें किसानों का क्या नहीं पता है, किसानों के कर्ज का नहीं पता है, किसानों का नहीं पता है। सुरेंद्र जी, जब आपने कहा कि मैंने जो कहा था एग्रो इंडस्ट्री के बारे में, उस पे आपने कहा कि इस पे टैक्स के दायरे में किसान आ जाएंगे। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि एग्रो इंडस्ट्री के हिसाब से घोषित किया जाए कृषि को, और
उसको ऐसे छोटे और घरेलू उद्योग के हिसाब से माना जाए, यानी कि प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर के हिसाब से माना जाए। प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में जितने सारे उद्योग होते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए ये जो आपने मेरी बात को जो आपने घुमाने की कोशिश की ना, कृपया करके मत घुमाइएगा। पर मैं आपसे अचंभित नहीं हूं, क्योंकि 60 साल तक आप लोग घुमाते ही रहे हैं। किसान को कहीं ना कहीं पे समुद्र मंथन का विष आप लोगों ने दिया, और आप आपके शिवधारी जी मतलब नीलकंठ भगवान के पद पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे कि देखो जी मैं तो विष पान करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी जो नीयत रही है और आपकी जो नीति रही है ना, वो भारत का पतन का कारण है। भारत जिस समय WTO पे जाने के लिए तैयार नहीं था, जिस समय हम लोग तैयार नहीं थे WTO पे जाने के लिए, उस समय आप लोग लेके गए थे भारत को WTO पे, और पश्चिम के शर्तों के हिसाब से WTO पे हम लोग शामिल हुए थे। यूरोप के जितने सारे फार्मिंग इश्यूज है, जो फार्मिंग सेक्टर्स के इश्यूज है, वो सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हिंदुस्तान ने की थी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। उसी का कारण है कि भारत के कृषि का इस तरह से पतन हुआ है। चीन बाद में गई है WTO पे, भारत उस समय राजपूत साहब हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। और अगर आप ये कहना कि चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करें, दत्ता जी तो हमने पहले ही बोल दिया कि आरएसएस के सपोर्टर हैं वो। मैं बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा को यकीन करता हूं, मानता हूं। आपका कोई एक विचारधारा होगा, मैं उससे असहमति जताता नहीं हूं। विचारधारा रखें, मेरा अपना एक विचारधारा है, आपका एक विचारधारा है। आपकी संगठन की विचारधारा टोपी की रही है, मेरा विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ है, और मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ मैं राष्ट्रवादी विचारधारा को मानता हूं। इसमें आपको देश के भाजपा से और आरएसएस से आप किसान को उद्योगपति बता रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? किसान को उद्योगपति, अरे मैंने उद्योगपति कहा ही नहीं है, आप अपने कान में रुई डाल के रखे हैं। मैंने कहा टर्शरी और घरेलू और छोटे उद्योग। शायद आपको प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में मालूम नहीं है, जिसका डेफिनेशन भी शायद आप जानते नहीं है। जरा जाके पढ़ के आइए, बेसिक इकोनॉमिक्स की किताबें उठा के पढ़ के आइएगा, पता चल जाएगा आपको टर्शरी और प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप सब लोग अपने आप को किसान नेता, किसान पुत्र बता रहे हैं। कम से कम किसानों की बात कर लीजिए यहाँ पर। आपसी तू मैं को परे रख दीजिए थोड़ी देर। सरदाना साहब, अब ये जो सोल्यूशन हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है कि भाई अब जेडीयू एलजेपी भी डिमांड कर रही है, कांग्रेस ऑलरेडी कह चुकी है, कई स्टेट्स में किया जा रहा है, तो क्या ये एक नेशनल पॉलिसी बनती हुई नजर आ रही है आपको कर्ज माफी के ऊपर 2019 से पहले? क्योंकि अब तो कोई पार्टी पीछे रहना चाहेगी नहीं, हर पार्टी क्रेडिट लेना चाहेगी कि भाई हमने भी की। कुल मिला के एक बात तो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है किसान की हालत सुधरे। बेसिक इस पे तो कोई किसी को मतभेद नहीं है, ना किसान नेताओं को, ना पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सुधरे कैसे, समस्या ये है जी। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप सेंटर पे बहानेबाजी आप कर नहीं सकते। क्या मेरा पहला सवाल दोनों पार्टियों से यह है कि क्या जितनी एपीएमसी मंडीज हैं, क्या आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को यह बोलेंगे कि आधा दुकानें, जितनी भी एपीएमसी की मंडी में दुकानें हैं, आधी किसान संगठनों के नाम में आवंटित की जाएं, ताकि किसान खुद अपना बाजार में माल लेके जाए, और जो व्यापारी आज उससे माल खरीद के 10 रुपए का माल 40 रुपए में बेचता है, किसान खुद कम से कम 20-30 रुपए में तो बेच पाएगा। उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, तो आपको C2+50% देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज भी जो देश का कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो एमएसपी से बहुत ज्यादा अपनी जेब से पैसा दे रहा है। कम से कम वो पैसा किसान की जेब तक पहुंचे, इसका तो प्रावधान करो। इसमें तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले 4 साल में या 60 साल में आज तक मार्केटिंग को बिचौलियों के हवाले करके अगर सरकारें ये उम्मीद कर रही थी कि बिचौलिए किसान का भला करेंगे, तो भैया ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। बिचौलिया का काम होता ही एक्सप्लॉयटेशन है, नाम चाहे आप कुछ भी दे दो। तो पहला मतलब यह है कि क्या राहुल गांधी जितनी जोर शोर से किसान माफी, ऋण माफी की बात कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग रिफॉर्म की बात करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आपको इंडस्ट्री को हेल्प करनी थी, आपने सारी राज्य सरकारों को साथ में लिया
और एक जीएसटी कानून लाए, सारी पार्टियां साथ बैठी। हाँ, आज किसानों का मुद्दा है, मार्केटिंग रिफॉर्म की जरूरत है, और दोनों पार्टियां ये कह के पल्ला झाड़ देती हैं कि साहब स्टेट सब्जेक्ट है, हम क्या करें। पहले टैक्सेशन भी तो स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन आपने जब इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हेल्प करना चाहा तो आप जीएसटी लाए। क्या किसानों के लिए मार्केटिंग रिफॉर्म के लिए आप हाथ मिलाओगे या उस पे भी मतभेद रखोगे? तो किसान नेताओं से मेरा यह कहना है कि सब्सिडी से आपका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि सब्सिडी क्या है? आप 100 फुट गहरे खड्डे में बैठे हो, मैंने आपको निकाल के 60 फीट पे लाके छोड़ दिया, खड्डे में तो आप फिर भी हो। आप खड्डे से बाहर नहीं निकले हो, खड्डे से बाहर निकलने का रास्ता सोचो। सब्सिडी से आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि अगले साल फिर कर्जा शुरू हो जाएगा। आपको जब तक कमाना नहीं आएगा, और कमाने के लिए मार्केटिंग रिफॉर्म जरूरी है, जब तक आप वो नहीं करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज आपको मूर्ख बना के वोट लेती रहेंगी और आप पूरी जिंदगी कर्जे में रहोगे। और किसान नेता इस बात से खुश हो जाएंगे कि साहब हमने देखो मांगा था, हाँ, और हमें लॉलीपॉप मिल गया, कुछ तो मिल गया, हमें लॉलीपॉप मिल गया। ठीक है, अरे उस लॉलीपॉप से पेट नहीं भरेगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तरीके बदलने होंगे। आप कंज्यूमर से बात करिए, और जितने कानून बीच में आ रहे हैं, अगर मैं दिल्ली में बैठ के 50 रुपए किलो गोभी के दे रहा हूं और किसान को 5 रुपए मिल रहा है जी, ये पूछिए कि 45 रुपए गया कहां, उसमें किसान का हिस्सा कहां है? सवाल वो है। ठीक है, आप 5 रुपए में बेचो और फिर 2 रुपए की सब्सिडी मांगो, हाँ, क्या फायदा? हाँ, मैं तो आपको 30 रुपए दे रहा हूं, हाँ, और आप 5 रुपए लेके खुश हैं। हाँ, अपनी बिचौलियों का कितना बड़ा रोल है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, सरदाना साहब ने बताया, और अश्विनी जी यही कह रहे हैं कि बिचौलिए जो है वो हमारी सरकार में उनका भट्टा बैठ गया है, वो खत्म हो गए, हमने खत्म कर दिया है। कुछ नहीं, क्या वाकई हकीकत है ये? और अगर ऐसा हो गया होता तो क्या किसान दुखी होता आज? देखिए गांधी जी, देखिए बीजेपी क्लेम कर रही है और उसके प्रवक्ता बहुत क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे कहना चाहेंगे कि इनके बड़े नेता और बीजेपी के छोटे नेता थोड़ा सुनना सीखें। अगर जनता की नब्ज अभी भी नहीं पकड़ पाएंगे तो 3 राज्यों का रिजल्ट पूरे भारतवर्ष में जो है वो दोहराया जाएगा। तो एक बात बिचौलियों की बार बार आ रही है, मैं इनको याद दिला दूं कि पिछले जब गेहूं की फसल हुई थी तो उसमें फतेहपुर के डीएम को सस्पेंड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और क्यों सस्पेंड किया था? कि किसान पर्ची लेके घूम रहा था और उसकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा था, और डीएम की निष्क्रियता पर उसको सस्पेंशन हुआ। तो यानी कि ये उदाहरण एक जिले का दे रहा हूं, और पता नहीं कितने जिलों में ऐसा हुआ होगा जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता। अभी हरनाम जी बोल रहे थे कि 600 रुपए कम पर किसान जो है अपनी फसल बेच रहा है, और ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भी बिचौलिए रहे होंगे, इस सरकार में भी बिचौलिए रहे होंगे। अभी आपको यहां पर हल बताया कि मिडल मैन का खत्म होना जरूरी है। जब तक किसान तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, जब तक मिडल मैन रहेगा, तो हम समझते हैं कि मिडल मैन किसी न किसी प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। जहां तक बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, मैं बता रहा हूं कि निकाय चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में 2017 के आसपास, तो उसमें बीजेपी ने रिजल्ट आने के एक दिन बाद किसानों की बिजली की दर 150% बढ़ा दी थी, 150% बढ़ा दी थी। तो ये मैं समझता हूं। और फिर जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 2013 का, उसमें केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की ताकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके। वो तो विरोध जो है सोशल एक्टिविस्ट ने किया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। तो बीजेपी की जो ओवरऑल इमेज है वो किसान विरोधी इमेज है। ये किसान के हित में कभी काम नहीं करते हैं, ये उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं। और लैंड एक्विजिशन जीता जाता जो है वो एग्जांपल है कि, और ऑपोजिशन अब इसी इमेज को भुनाने की फिराक में है। नहीं, पहली बात तो मैं आप विजय सरदाना जी की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं, और हमारी सरकार ने बिल्कुल वही फोकस किया। अभी जो हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक डीएम को सस्पेंड करना पड़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें शिकायत मिली एक जिले में, हमने नीचे किसी छोटे अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, सीधे सीधे डीएम को सस्पेंड किया था, यही मैसेज देने के लिए कि आगे टॉयलेट नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए प्लीज, आप अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी पूरी बात कर लिया, मुझे सुनने दीजिए भाई साहब। यही हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार में मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, ये जो बिचौलिए हैं सपा बसपा कांग्रेस की, यही तो इनके कारपोरेटर हैं, यही इनके नेता हैं, इसलिए इनके टाइम में बिचौलियों को खुली छूट मिलती है। अब जब बिचौलियों को टाइट किया जाता है, एक छोटा सा सवाल, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां 50% दुकानें एपीएमसी की किसान संगठनों को आवंटित की जाएंगी? बस इसका आश्वासन दे दीजिए।
फिर कांग्रेस से भी ले लिया जाएगा। और इनसे एक सवाल में नहीं, ये विजय जी मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये सुझाव मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया। आपने ये जो सुझाव दिया है बड़ा यूनिक है और मुझे लगता है इसको चर्चा करनी चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करके इस पे करना चाहिए। अभी यहाँ टीवी ठीक है राजपूत साहब, इस पर आपका रिएक्शन पोजीशन है, कितना दिया कितना नहीं दिया, लेकिन आपका सुझाव बड़ा यूनिक है। राजपूत साहब सरकारें करेंगे? एक मिनट मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। जहां एक मिनट, ये जो कर्जा माफ होता है, समीर एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये जो कर्जा माफ होता है ये भी भारतीयों का होता है, ये यहाँ पे करदाताओं का होता है। ये पैसा इटली से नहीं आया राहुल गांधी के ननिहाल से, जो राहुल गांधी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। ये पैसा यहीं का है और राहुल गांधी को तो गेहूं और बाजरे में अंतर नहीं पता। अगर वो गेहूं और बाजरे को देख के पहचान ले कि क्या फसल है तो मैं आपको बताता हूं गन्ना कब बोया जाता है, ठीक हो जाएगी। बड़े अच्छा ये देखिए के बारे में ये पॉलिटिकल आरोप हो गए, ये फिर आप चुनावी रैली वाले मोड में चले गए। और राजपूत साहब सरदाना साहब ने जो आइडिया दिया उस पर आपका रिएक्शन। कांग्रेस की सरकारें क्या इस सुझाव को अमल में लाएंगी, एपीएमसी वाला? राजपूत साहब, क्या कांग्रेस आधी दुकानें एपीएमसी की कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को आवंटित करेंगी? क्या राहुल गांधी इसका प्रयास करेंगे? ये राजपूत साहब किया वाड्रा ने, वो जगह तो कब्जा की निश्चित तौर पर करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आपके सुझाव को हम लागू करने की भी कोशिश करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपको शायद पहले विधानसभा सत्र में ये बिल ले आइए। पता है किसान मंडी का कॉन्सेप्ट भी हम लेकर के आए, ठीक है ना। अभी सरदाना साहब अब ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, वही मैं आपसे अब थोड़ा धैर्य रखिए। एपीएमसी का भी आपका सुझाव उचित है और उसको भी हम रखेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, किसान मंडी का कॉन्सेप्ट भी हमारा ही है और किसान मंडी में किसान डायरेक्ट आकर के होलसेलर को अपनी तरफ सब्जियां बेचता है। और दिल्ली की जो अगर आप वो कर लेंगे, कौन सी मदर डेयरी है और इस तरीके की, ये भी हम ही लोगों का शुरू किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं हुआ, ये सब काम किया हुआ है, लेकिन इसको और विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। और एक चीज हम और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहेंगे कि जो किसानों के ऊपर 2013 के आसपास के या उसके और जितने भी मुकदमे हैं जो लैंड एक्विजिशन बिल से संबंधित हो या और भूमि अधिग्रहण या और तमाम उस पे, वो भी किसानों के मुकदमे भी वापस होने चाहिए। ये भी हम पूरी तरीके से डिमांड करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार से भी, राजस्थान की सरकार से भी और छत्तीसगढ़ की सरकार से। ठीक है। और हरनाम सिंह साहब, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, मैं आपसे चाहूंगा आप बताएं। आप क्लैप करते हुए नजर आ रहे हैं राजपूत साहब की बात पर, आप खुद बताइए कि आपको क्या चाहिए इस वक्त? किसान किन बातों से सबसे ज्यादा परेशान है? पहुंचाइए अपनी बात बीजेपी और कांग्रेस के लोगों तक, समाजवादी पार्टी के लोगों तक, सत्ता में बैठे लोगों तक। आपका मन चाहिए। देखिए अभी आपने जो बात कहा कि किसान को अनाज का और सब्जियों का, सारी चीजों का लाभ नहीं मिलता है, बिचौलिया खा रहा है। इस पे सभी राजनीतिक दलों को आगे आके अपनी राजनीतिक विचारधारा, जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसको भूल के देखो। आम जो आदमी है, आम नागरिक है, आज आलू का रेट ले लो, 2 रुपया किलो हमारा आलू नहीं बिक रहा, लेकिन बाजार में आप चले जाओ, आम आदमी को 10 रुपए से कम नहीं मिल रहा। तो ये कहां जा रहा? वो जो खरीद रहा वो भी तो किसान का बेटा है। तो इन सभी राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं एक मंच पे आके ये करना होगा कि किसान को लाभ मिले, आम आदमी को भी उसको सस्ता सामान मिले। और जो राजपूत जी ने कहा है कि 2013 जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे, ये अगर वापस होते हैं तो हम इनकी प्रशंसा करेंगे और इसके लिए धन्यवाद देंगे। तरीके से वापस कराने की कोशिश करेंगे हरनाम सिंह जी, क्योंकि आप लोग अपराधी नहीं हो, आप अन्नदाता हो। लेकिन इस पे जो किसानों के जो कर्ज की बात है, जो 2 लाख रुपए आपने कहा है, आज कई जगह पर ये बात आई कि शायद ये भी बात चल रही कि पहले सरकारी बैंकों का करेंगे। भाई राजपूत जी, जितनी बैंक हैं सारी बैंकों का माफ करो, सारी बैंकों का माफ करो। और अगर 2019 में आप सत्ता में आना चाहते हो तो पूरे देश के किसानों को पूर्णतः कर्ज माफ करने की बात कहो
और नियत साफ करके नियत बनाओ कि दोबारा कर्ज माफ करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल पूरी तरीके से। दत्ता जी, अब एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बता दीजिए, कम से कम ये सुनकर अच्छा लग रहा है क्या कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस तरह के मुद्दों से, अली बजरंग बली से आगे तो निकले हम, अब कम से कम किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा तो बनने जा रहा है 2019 में, अपने आप में ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पे केंद्र में आ रहा है, चीजों को लेके मेन इश्यूज होके आ रहा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरा दोनों प्रवक्ताओं से, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से, दोनों से मेरा एक सवाल है जाते जाते। मेरा अपेक्षा रहेगा कि आपके प्रदेशों में दोनों पार्टी की जहां जहां पे सरकार है, आप लोग एक नया सेपरेट एग्रीकल्चरल बजट लाइएगा 2019 में, ताकि किसानों के मुद्दों को ढंग से एड्रेस किया जा सके। और इसके साथ मौजूदा संसद चल रहा है, ठीक है, शीतकालीन सदन, दोनों प्रवक्ताओं से अपेक्षा है और गुजारिश है कि एज ए छोटे घरेलू उद्योग के हिसाब से कृषि को डिक्लेयर कीजिए, ताकि उनका उद्धार हो, उत्थान भी हो और टैक्स के दायरे में। ठीक है अश्विनी जी, लास्ट सवाल आपसे, आखिरी क्वेश्चन, कर्ज माफी होगी पूरे देश में किसानों की? देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया, किसानों को मजबूत बनाना, किसानों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब उनको पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और जो उनका सामान सीधे सीधे ग्राहक, किसान और ग्राहक के बीच में, अडानी और अंबानी के दलाली करते हैं। ये जो किसान और ग्राहक के बीच में, तो सिर्फ दलालों की सरकार हो, अडानी और अंबानी के, किसान और ग्राहक के बीच में जो सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे, इनको बाहर निकालना जरूरी है। किसानों को जनता को समझने की जरूरत है। ये जितने बिचौलिए हैं, ये सपा बसपा कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है। सपा बसपा झगड़े में किसान पीछे ना छूट जाए, खत्म करना है तो आपको सपा बसपा कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। ये जितने बिचौलिए हैं सारे सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्हीं बिचौलियों के कारण किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। आप कहो कि इसलिए किसानों का उत्थान तभी हो सकता है। अरे भाई, इन बिचौलियों को खत्म कीजिए ना। जब आप सब लोगों को ये पता है कि इन बिचौलियों के कारण किसानों का हित मारा जा रहा है, इन बिचौलियों को खत्म कीजिए ना। क्यों पाल के रखा है इतने सालों से? नहीं, ये सवाल है ना बड़ा। हमने बिचौलियों को खत्म किया है, लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उनको संजीवनी देते हैं। ये जितने बिचौलिए हैं, जितनी दलाल हैं, सपा बसपा कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। ये उन्हीं को फंडिंग करते हैं, ये उनको चुनाव में चंदा देते हैं, ये उनको चंदा देते हैं। ये जितने दलाल हैं, बिचौलिए हैं, मुसोलिनी तक बात चली गई। अब हमें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए डिबेट को। जितनी बातें होनी थी हो गई हैं, वरना फिर मुसोलिनी और फिरोज गांधी सब अभी आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुद्दों पर ही बात कीजिए और जो अहम बातें यहां पर हुई हैं, सरदाना साहब के बहुत अच्छे सजेशन हैं, दत्ता जी ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हरनाम सिंह जी ने जो अपनी परेशानियां बताई हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।